हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन एजुकेशन। हमारे चैनल पर नोट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं और आज की वीडियो में हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान भूगोल का पहला चैप्टर, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, उसकी आज हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और ये नोट्स एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक्स और क्वेश्चन बैंक को मिलाकर बनाई गई है और ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। तो ये जो है भूगोल की नोट्स पॉइंट वाइज आपको इसी चैनल पर मिलेंगी और इसमें सारे टॉपिक जो भी एमसीक्यू में, जिससे आप क्वेश्चन बना पाएँ, बोर्ड पेपर में आंसर लिख पाएँ, आप इस नोट से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है भूगोल पाठ 1 है, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। सबसे पहले संसाधन की परिभाषा दी हुई है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में आपको हूबहू मिल जाएगा, मतलब कि जहाँ से जो परिभाषा एकदम उचित रहती है और वहाँ से वो परिभाषा ले लेते हैं। तो एनसीईआरटी में संसाधन की परिभाषा एकदम बेहतरीन है, तो ये वही परिभाषा है। और देखिए उसके बाद देखिए एनसीईआरटी का ही है ये इतना पोर्शन कि संसाधन कैसे विभक्त किया गया है। संसाधन दो भागों में विभाजित है, प्राकृतिक और मानवीय। और प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। उसके बाद मानवीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं, संरचना एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। तो ये सारी जो है पार्ट्स आपको नहीं पढ़ने हैं, कुछ ही पार्ट्स पढ़ने हैं जो आपको आगे मिलेंगे। देखिए ये आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्टार्टिंग में ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए। सबसे पहले देखिए संसाधनों के प्रकार। सबसे पहला प्रकार देखिए, सबसे पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। कई बार पेपर में लॉन्ग आंसर में पूछ लेता है कि संसाधनों के प्रकार बताइए, तो आप देखिए कुछ ही लाइनों में, एक एक दो दो लाइन में है, सभी के उदाहरण दिए हुए हैं, तो आपको समझने में इससे काफ़ी हेल्प होगी और बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा बहुत जल्दी। और देखिए देखिए ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी और इससे आप समझ भी सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कैसे है। और समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, दोनों के उदाहरण दिए हुए हैं। और आगे बढ़ें तो देखिए स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये भी सारे टॉपिक एनसीईआरटी के हिसाब से लिए जाते हैं, क्योंकि बोर्ड पेपर में एनसीईआरटी के हिसाब से ही क्वेश्चन आते हैं। और देखिए आगे उसके बाद विकास के स्तर के आधार पर देखिए, ये चौथा टाइप है कि इसके आधार पर कौन सा है, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और उसके बाद संचित कोष। भंडार और संचित कोष में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, तो उसमें आप ज़रा कंफ्यूज मत हुआ करिए। और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे संसाधनों के विकास की, संसाधनों का विकास कैसे हुआ है और कैसे करना चाहिए। सतत पोषणी विकास के आधार पर करना चाहिए और उसका थोड़ी सी जो है, मतलब कि ये सारी चीज़ें शॉर्ट आंसर में कभी कभी आ जाती हैं, लॉन्ग आंसर में भी आ जाती हैं, तो और एमसीक्यू में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये पता होनी चाहिए। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, इसमें क्या हुआ था, एजेंडा 21 क्या है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे पॉइंट्स होंगे जो भी आपके बोर्ड पेपर में आने लायक होंगे। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, संसाधनों का संरक्षण क्या है। उसके बाद देखिए भू संसाधन में देखिए पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और देखिए आगे बढ़ते हैं। भू संसाधन में देखिए एक पॉइंट उधर था, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए भू संसाधन में आपको 7 पॉइंट में आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दी गई हैं कि कौन कौन सी आपको भू संसाधन में याद करना है। और देखिए ये कुछ जो है हेडिंग आप मैंने खुद सोच के बनाई है जो आपको आगे बहुत हेल्प करेंगी। भू उपयोग की, भूमि का उपयोग किस किस कारणों से होता है। वन में, कृषि के अनुपलब्ध भूमि में, अन्य कृषि अयोग्य भूमि, प्रति भूमि और शुद्ध या फिर नीवल बोया गया क्षेत्र।
उनमें भू उपयोग के प्रारूप को बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पर भारत में किस प्रकार भू उपयोग प्रारूप है। देखिए इसमें भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज मिल जाएंगी, जिससे आपको इजी हो याद करने में। ठीक है, इसमें आपको एक भी लाइन छोड़नी नहीं है क्योंकि सारी इम्पोर्टेंट ही हैं। और देखें आगे तो भू संसाधनों के संरक्षण के उपाय कौन कौन से उपाय हैं। देखिए ये जैसे अगर ये लॉन्ग आंसर में आ जाए तो ये जो 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं इसी में आप इनको हेडिंग बनाकर आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो अगर शॉर्ट में आए तो आप इतना ही लिख दीजिएगा, लॉन्ग में आ जाए तो इन्हीं को हेडिंग बना के इसके बारे में विस्तार से लिख दीजिएगा। तो बोर्ड पेपर में इसी तरह लिखा जाता है। और देखिए एकदम पॉइंट वाइज लिखा गया है ताकि आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत ना आए। अब देखिए मृदा संसाधन के बारे में बताया गया। मृदा संसाधन है क्या, मृदा का वर्गीकरण क्या क्या होता है। देखिए मृदा का वर्गीकरण आप लोग देख लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जलोढ़ मृदा, काली मृदा, उसके बाद लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, और इसके बाद पांचवा है यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, मृदा के इसमें 5 टाइप बताए गए हैं। आपको 10th में पाँच टाइप ही पढ़ने हैं। और देखिए सभी के यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे जलोढ़ मृदा ये दिया हुआ है, जलोढ़ मृदा के गुण देखिए, और उसके बाद काली मृदा के गुण, मतलब कि सभी के पॉइंट वाइज गुण दिए हुए हैं ताकि आपको याद करने में भी आसानी ही हो। और लाल और पीली मृदा के गुण अलग से नहीं दिए हुए हैं, इसी में दे दिए हैं क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और देखिए लेटराइट मृदा के भी गुण हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसके कौन कौन से गुण हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आगे मरुस्थलीय मृदा, यहाँ पे आप लोग मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। मरुस्थलीय मृदा के भी गुण यहाँ पे आपको लिख दिए गए हैं। और उसके बाद पाँच भागों में बंटने के बाद देखिए ये छठा भाग है वन मृदा। एक वन मृदा भी होती है, इसका भी गुण देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसके भी 1 2 3 4 पॉइंट में गुण हैं। देखिए सारी चीज़ें पॉइंट वाइज हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो पाए। जो चीज़ें पॉइंट वाइज नहीं होती उन्हें हम पॉइंट वाइज नहीं लिखते, लेकिन उन्हें बहुत ही शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे कम से कम लाइनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल जाए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मृदा अपरदन और संरक्षण, ये भी एक टॉपिक है। मृदा अपरदन कहते किसे हैं, मृदा अपरदन के कारण क्या है, प्राकृतिक कारण और एक कृत्रिम कारण दूसरे पेज में है। प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए, वायु अपरदन और जल अपरदन इसके प्राकृतिक कारण हैं। और यहाँ पे लिखा है जब वृहद क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है तो वह चादर अपरदन कहलाता है। कभी कभी हो सकता है चादर अपरदन के बारे में MCQ या शॉर्ट आंसर में पूछ ले, तो वो भी 1-2 लाइन में आपको दे दी गई है ताकि कुछ भी छूटे ना। और उसके बाद मृदा अपरदन का देखिए मानवीय कारण क्या है, वनोन्मूलन है, अतिचराई है, जल प्रणाली और मानवीय कारण, यही हैं जल प्रणाली आदि मानवीय कारण हैं। और देखिए ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि मृदा अपरदन से हानियाँ क्या क्या होती हैं, ये भी 4 से 5 पॉइंट में आपको दे दिया गया है। उसके बाद मृदा अपरदन से बचाव के क्या क्या उपाय हैं, अतिचराई पर रोक लगा के वनारोपण करके संरचनात्मक बांध बनाकर। उसके बाद हमें लास्ट में लगा कि कुछ पॉइंट रह गए हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, तो वो 5-6 पॉइंट यहाँ पे मैंने लास्ट में लिख दिया है। और उसके बाद यहीं पर चैप्टर का द एंड होता है। तो अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, अन्य क्लासेस की नोट्स चाहिए और अन्य सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।